नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। आखिरकार बीजेपी ने बंगाल में ममता बनर्जी का किला ध्वस्त कर ही दिया। पिछले 15 सालों से राज्य की सत्ता संभाल रही ममता बनर्जी को जनता ने चौंका दिया है और साथ ही साथ चौथी बार मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया है। बीजेपी को इस बार मौका दिया गया है। माना तो यह जा रहा था कि मुकाबला कांटे का होगा, लेकिन बंगाल की जनता ने दिल खोलकर बीजेपी का साथ दिया। नतीजा, बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटों पर विजय ध्वज फहरा है। बीजेपी की रणनीतियों के साथ साथ पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और जनता के घोर असंतोष ने बंगाल से ममता की विदाई की फाइनल पटकथा लिख डाली। भाई हमें अपना जाल बुली खिलाओ। नए युग का आगाज, बंगाल में भगवा राज। ममता की बड़ी हार, बीजेपी 200 के पार। झालमुड़ी का दांव भारी, खत्म हुई ममता की पारी। भाई हमें अपना जाल बुली खिलाओ। घुसपैठ, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, टीएमसी की हार करारी। चार मई की सुबह 8 बजे जब काउंटिंग शुरू हुई तब शायद ही किसी को अंदाजा होगा कि पश्चिम बंगाल में ममता राज का अंत हो जाएगा। लेकिन ईवीएम से निकली कमल की सुनामी ऐसी चली कि ममता का किला तिनकों की तरह उड़ गया। सुनामी इतनी जबरदस्त थी कि ममता को अपनी सीट पर भी करारी हार का सामना करना पड़ा। शाम होते होते पूरा बंगाल भगवा में रंग चुका था। राज्य का हर कोना केसरिया नजर आने लगा था। जश्न का दौर शुरू हो गया। ढाक की थाप पर लोग झूम रहे थे। कहीं सिंदूर खेला हो रहा था तो कहीं एक साथ होली दिवाली मनाई जा रही थी। सियासी पंडित भी हैरान थे। नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल को हवाबाजी समझने वाले परेशान थे। देखते देखते आंकड़ा 200 के पार चला गया और बंगाल में चौथी पारी खेलने का ममता का सपना टूट गया। माटी मानुष ममता का नारा कुंद पड़ चुका था। मोदी की झालमुड़ी वाला दांव चल चुका था। ममता युग का अवसान हो गया और बंगाल में भगवा राज के साथ नए युग का आगाज हो गया। बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत में जहां पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं की लगातार मेहनत और कुशल रणनीतियों का योगदान रहा, वहीं ममता बनर्जी के 15 साल के शासनकाल के नकारात्मक पहलुओं ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई। केंद्र से लगातार टकराव, अति आक्रामक बयानबाजी के साथ साथ घुसपैठ, भ्रष्टाचार के मुद्दों के कारण ममता बनर्जी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। खुद ममता बनर्जी भी भवानीपुर से चुनाव हार गई। आइए जानते हैं ममता बनर्जी के सत्ता गंवाने के 5 बड़े फैक्टर क्या हैं। फैक्टर नंबर 1, सत्ता विरोधी लहर। 34 सालों के लेफ्ट की सत्ता को पटखनी देकर जब जनता ने ममता को बंगाल की गद्दी पर यह सोचकर बैठाया कि ममता बनर्जी बंगाल में एक बड़ा बदलाव लेकर आएंगे, उद्योग धंधों का विकास होगा और बंगाल का गौरव पुनर्स्थापित होगा, लेकिन लगातार 15 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद ममता बनर्जी बंगाल की जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। राज्य में भ्रष्टाचार, हिंसा, ध्वस्त कानून व्यवस्था ने बीजेपी को ममता के खिलाफ वो हथियार दिए जिसे बीजेपी ने जमकर इस्तेमाल किया और आखिरकार ममता की पराजय हुई। फैक्टर नंबर 2, हिंदुत्व का मुद्दा। ममता बनर्जी के लगातार 15 साल तक सत्ता में रहने के पीछे सबसे बड़ी भूमिका रही मुस्लिमों के एकजुट समर्थन की। बंगाल में करीब 30% मुस्लिम वोटर हैं जो लगातार ममता बनर्जी के साथ पूरे दमखम के साथ जुड़े रहे, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी का हिंदू कार्ड जमकर चला। यही वजह है कि मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में भी बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। फैक्टर नंबर 3, महिला वोट बैंक में से। पिछले कई चुनाव ममता बनर्जी को महिला मतदाताओं का बड़े स्तर पर समर्थन मिलता रहा है, लेकिन इस चुनाव में तस्वीर बदली हुई थी। बीजेपी ने संदेश खाली आरजी कर जैसी घटनाओं को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही आरजी कर की पीड़िता की मां को चुनाव लड़ाया था, जो चुनाव जीतने में कामयाब रही। फैक्टर नंबर 4, मतदाताओं का शुद्धिकरण। बंगाल के भगवामय होने का कारण रहा एसआईआर। बंगाल में एसआईआर के दौरान 90 लाख से ज्यादा के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए थे। टीएमसी सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि टीएमसी के प्रभावी वाली सीटों पर एसआईआर के जरिए सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम हटाए गए। चुनाव के रिजल्ट से साफ होता है कि एसआईआर ने बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। फैक्टर नंबर 5, घुसपैठ, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। भ्रष्टाचार, घोटाले और बेरोजगारी का मुद्दा। बीजेपी ने इस चुनाव में बढ़ती बेरोजगारी, भर्ती घोटाले, सिस्टम में कथित भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर ममता सरकार को खूब घेरा। शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी 26,000 भर्ती रद्द होने से युवाओं में नाराजगी बढ़ी थी।
वैसे भी बीजेपी ने जोर शोर से उठाया। सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी भी टीएमसी की हार की बड़ी वजह मानी जाती है। राज्य के कर्मचारी लंबे समय से 7वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों को अभी 6ठे वेतन आयोग के हिसाब से वेतन मिल रहा है। फैक्टर नंबर 6, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती। और सबसे बड़ा फैक्टर रहा शांति और निष्पक्ष चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती। पर्याप्त मात्रा में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती से बीजेपी के मतदाताओं में बूथ तक पहुंचने की हिम्मत आई। बड़ी संख्या में बीजेपी वोटर्स बूथ तक पहुंचे और भयमुक्त होकर अपना मतदान किया। कुल मिलाकर ममता बनर्जी के 15 सालों की सत्ता विरोधी लहर के साथ साथ बीजेपी की रणनीतियों ने कमाल दिखाया और बीजेपी ने बंगाल में रच दिया इतिहास। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। राजधानी दिल्ली से एक बार फिर सिस्टम की संवेदनहीनता और सरकारी विभाग की बड़ी लापरवाही की डराने वाली खबर सामने आई। बुराड़ी के मुकुंदपुर इलाके में खुले नाले में 2 साल की मासूम बच्ची की जिंदगी खत्म कर दी। ये चीखें, ये आंसू और ये मातम दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके के उस बदकिस्मत परिवार का है जिसने अपनी 2 साल की लाडली आश्वी को खो दिया। मासूम आश्वी रोज की तरह घर के बाहर खेलने निकली थी, लेकिन अचानक वो गायब हो गई। परिजनों ने गलियों में खाक छानी, हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन आश्वी का कहीं कुछ पता नहीं चला। शक की सुई जब घर के ठीक सामने बह रहे गहरे और खुले नाले की तरफ गई तो कलेजा कांप उठा। जब स्थानीय लोगों ने नाले के अंदर तलाश शुरू की तो वही हुआ जिसका डर था। गंदे पानी के बीच से मासूम आश्वी का बेजान शरीर बरामद हुआ। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है, और हो भी क्यों ना, ये कोई पहला हादसा तो नहीं। ईशु विहार के इस इलाके में ये खुला नाला लंबे समय से हादसों को दावत दे रहा है। लोगों का कहना है कि पहले भी कई बच्चे इसमें गिर चुके हैं, लेकिन गनीमत रही कि किसी की नजर पड़ी और उन्हें वक्त रहते निकाल लिया गया। लेकिन आश्वी बदकिस्मत रही, उसे गिरते हुए किसी ने देखा तक नहीं और दम घुटने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सवाल यह है कि आखिर इन नालों को ढका क्यों नहीं जाता? क्या प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है? सुबह करीब 11 बजे बच्ची यहीं खेल रही थी और पिताजी इनके दुकान पे रहते हैं, बगल में दुकान है इनकी। तो थोड़ी सी निगाह उनकी हटी होगी और बच्ची सीधा जाके नाले में गिरी। हम लोग 100 नंबर फ़ोन किए, जब बच्ची को ढूंढे नहीं मिली। 100 नंबर भी फ़ोन किए, बीट वाले, थाना वाले सब सुबह से ढूंढने में हम लगे रहे। हमने अलाउंस भी करवाया। लास्ट में हमने 2 बार जो है नाले में एक छोटा बच्चा ये खड़ा है, इसे मैंने उतारा और ये 2 बार ढूंढ के निकल आया, ये नहीं पाया। तीसरी बार मैं जेसीबी को बुलाया था कि जेसीबी से मैं एक बार मलवा, इसके दलदल भी है तो मैं इसको निकलवाऊंगा, पता तो चले बच्ची गई कहाँ। तो फिर मन नहीं माना, जेसीबी आने से पहले एक पटिया हटा के फिर ये बच्चा फिर घुसा और तब जाके वो बच्ची इसमें मिली। संतुष्टि के लिए हम उस बच्ची को लेकर जगजीवन राम भागे तुरंत, और वहां पहुंचने के बाद बच्ची को जो है वो घोषित कर दिए। फिलहाल इलाके में गम और गुस्से का माहौल है। लोग दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में जल भराव और खुले नाले हर साल मानसून से पहले और बाद में मौत का सबब बनते हैं, लेकिन सिस्टम की नींद नहीं टूटती। दिल पे बीत रही है जो ये कि मम्मी है बच्चे की। ये नाला लगभग वैसा 3.5-4 फीट गहरा है और आए दिन इसमें घटना होती ही रहती है। खुला है, पूरा खुला है सर। और इसमें सफाई करवाते हैं फ्लड डिपार्टमेंट से। जो इसकी पटिया है, जो मलबा उठाने वाले उसको उठा भी ले जाते हैं और साथ में तोड़ के इसमें 2 किलो 3 किलो जो भी लोहा निकलता है उसे कबाड़ में बेच देते हैं। उससे उनकी जीविका चलती है, उनको शायद सैलरी नहीं मिलती है। घर से एकदम सटा हुआ, जैसे कि ये जानबूझ के नाला खुदवाया गया हो कि हमारे घरों के सामने एक दरिया बना दिया गया कि इसमें निकलो, डूबो और मरो आप लोग। ये सिर्फ कागजों में होता है सर, ये कागजों में ढके गए हुए हैं। मौके पे आप कहीं भी देखेंगे तो आपको हर नाला खुला मिलेगा। आए दिन इसमें गाय गिर जाती हैं, बच्चे गिर जाते हैं। ये छोटा बच्चा है, जो छोटे गिरते हैं उनकी मौत होती है, बड़े गिरते हैं तो उन्हें निकाल लिया जाता है भाई साहब। आश्वी की मौत ने एक बार फिर दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम और नगर निगम के दावों की पोल खोल दी।
अब देखना ये होगा कि क्या इस मासूम की मौत के बाद विभाग की आंखें खुलेंगी या फिर फाइलें इसी तरह धूल भागती रहेंगी और किसी और मासूम की जान जाने का इंतजार किया जाएगा। लड़की के पिताजी हैं। बुराड़ी के मुकुंदपुर इलाके में प्रशासन की लापरवाही ने 2 साल की मासूम बच्ची की जान ले ली। इलाके के लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस हादसे के बाद दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर खुले नालों की वजह से एक और आश्वी मौत का ग्रास बन जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी अनुशासित पार्टी कहा जाता है, अब अपने कार्यकर्ताओं को और भी ज्यादा शार्प बनाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने अपने प्रशिक्षण वर्गों के लिए एक ऐसा फरमान जारी किया है जिसे सुनकर आपको स्कूल के दिनों या नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की याद आ जाएगी। आखिर क्या है बीजेपी का ये एग्जाम मॉडल और क्यों इस पर सियासत गरमा गई है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन को अभेद्य बनाने के लिए एक नया और अनूठा प्रयोग करने जा रही है। जिला स्तर पर चल रहे प्रशिक्षण वर्गों के लिए हाईटेक और सख्त गाइडलाइंस जारी की गई। अब इन कैंपों में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं को सिर्फ ट्रेनिंग नहीं लेनी होगी, बल्कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एक एग्जिट एग्जाम यानी परीक्षा से भी गुजरना होगा। पार्टी का मानना है कि अक्सर बैठकों में कार्यकर्ता औपचारिकता निभाते हैं, लेकिन अब जो सिखाया जाएगा उसकी परीक्षा तय करेगी कि आपने आखिर कितना सीखा। इस ट्रेनिंग का मुख्य फोकस पार्टी की विचारधारा, जनसंघ से लेकर बीजेपी तक का इतिहास और भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों पर होगा। साथ ही अब कार्यकर्ताओं को मैनेजमेंट स्किल्स और डेटा हैंडलिंग की बारीकियां भी सिखाई जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी संगठन केडर आधारित दल है और संगठन में कार्यकर्ताओं को पार्टी रीति नीति का हमेशा ज्ञान दिया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान पूरे देश भर में चल रहा है। भोपाल से लेकर मंडल और बूथ स्तर तक प्रशिक्षण के आयोजन किए जा रहे हैं और प्रशिक्षण के उपरांत जो लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं उनके प्रशिक्षण में कितना ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ है, इसको भी भारतीय जनता पार्टी जांचने जा रही है। ये निश्चित ही पार्टी के हित में है। इस तरह के अभियान पार्टी की रीति नीति को जमीन तक पहुंचाते हैं और साथ ही कार्यकर्ताओं को भी पार्टी की रीति नीति, नेशन फर्स्ट की नीति के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। बीजेपी के इस एग्जाम मॉडल ने कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। कांग्रेस अब बीजेपी पर तंज कस रही है कि पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं को प्रतियोगी छात्र समझ बैठी है। कांग्रेस का कहना है कि राजनीति दिल और सेवा से होती है, परीक्षा के डर से नहीं। विपक्ष ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की परीक्षा लेने के बजाय अपनी सरकार के कामकाज का रिकॉर्ड कार्ड पेश करना होगा, जनता के सवालों को एग्जाम देना होगा। कांग्रेस के मुताबिक कार्यकर्ताओं पर परीक्षा का मानसिक दबाव बनाना उनकी स्वतंत्रता का हनन है। प्रशिक्षण वर्ग की बात तो समझ में आती है। सभी राजनीतिक दल अपना प्रशिक्षण करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हैं, लेकिन मोबाइल बाहर रखवा देना, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। कोई तनख्वाह पे रखा है तुमने कार्यकर्ताओं को कि मोबाइल बाहर रखना पड़ेगा, जूते बाहर उतारने पड़ेंगे? इस तरीके प्रशिक्षण मैंने नहीं देखे। ये भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के नाम पर हिटलरशाही कर रही है अपने कार्यकर्ताओं के साथ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता तो उसका आप इस तरीके से उपयोग करेंगे। मोबाइल आज विलासिता की चीज़ नहीं है, ज़रूरत की चीज़ बन गई है। आप मोबाइल बाहर रख के कौन सा प्रशिक्षण देना चाह रहे हैं? या आपको शक है कि आपका प्रशिक्षण कहीं लीक ना हो जाए? आपके प्रशिक्षण में जो सिखाया जा रहा है कहीं प्रेस के माध्यम से दूसरों तक ना पहुंच जाए? मुझे लगता है कि अगर हम प्रशिक्षण दे रहे हैं तो कार्यकर्ता को सम्मान के साथ अंदर बुलाया जाना चाहिए। उसको ये कह सकते कि अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर रखें, किसी की ज़रूरी फ़ोन आ सकता है, किसी की बहुत इमरजेंसी में बात करना हो सकती है। तो मुझे लगता है ये तो गलत बात है कि मोबाइल बाहर छोड़ दो। लेकिन इस पूरी कवायद ने सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना नो मोबाइल जोन। ट्रेनिंग सेंटर में घुसने से पहले कार्यकर्ताओं को अपने मोबाइल फोन एक अलग काउंटर पर जमा करने होंगे।
बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में होता है। टोकन दिया जाएगा और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही फोन वापस मिलेगा। मकसद साफ है, न फेसबुक चलेगा, न व्हाट्सएप और न ही बीच में किसी की कॉल आएगी। पूरा ध्यान सिर्फ ट्रेनिंग पर होगा। बीजेपी की ये एग्जाम मोड वाली ट्रेनिंग बताती है कि आने वाले चुनाव और संगठन विस्तार के लिए पार्टी किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं। बीजेपी के नए ट्रेनिंग मॉडल पर सियासत तेज हो गई है। जहां एक तरफ बीजेपी इसे अनुशासन बता रही है तो वहीं विपक्ष इसे दिखावा करार कर रहा है। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक। जम्मू कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली। जबरदस्त बर्फबारी और बारिश ने मई के महीने में भी दिसंबर की ठंड का एहसास करा दिया। अचानक बर्फबारी से सड़कों पर कई फीट बर्फ जम गई, जिससे वादियों का लुत्फ उठाने गए पर्यटक रास्तों पर फंसे हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी और ओलावृष्टि ने मौसम का मिजाज अचानक बदल दिया। सुबह तक तेज गर्मी से जूझ रहे लोगों को दोपहर बाद ठंड का एहसास होने लगा। ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी के चलते मुगल रोड को एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। बर्फ जमा होने के चलते गुरेज बांदीपोरा सड़क बंद कर दी गई है, जबकि पीर पंजाल की गली में ताजा बर्फबारी के बाद मुगल रोड भी बंद कर दिया गया, जिससे अलग अलग जगहों पर करीब 200 वाहन फंस गए। अधिकारियों ने बताया कि फंसे हुए यात्रियों में महिलाएं, बच्चे और कुछ मरीज शामिल हैं। ऐसे में सड़क पर फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन ने कमर कस ली। वहीं बर्फबारी के चलते प्रशासन ने सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी मार्ग को भी बंद कर दिया गया। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर सोनमर्ग और कारगिल के बीच सिर्फ एक तरफा यातायात की अनुमति दी जा रही है। श्रीनगर और आसपास के जिलों के मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश हुई, जबकि बांदीपुरा और उसके आसपास के इलाकों जैसे सुम्बल और हाजिन में तेज हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते बांदीपुरा में सड़क पर एक पेड़ टूटकर गिर गया। इसी दौरान वहां से गुजर रहा एक राहगीर पेड़ की चपेट में आने से घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गुरेज, गुलमर्ग और सोनमार्ग जैसे ऊंचे इलाकों में बर्फबारी से पारा नीचे चला गया, जिससे ठंड बढ़ गई। मौसम विभाग के मुताबिक श्रीनगर में अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 9 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रहा। गुलमर्ग में अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों के दौरान रुक रुक कर लेकिन काफी बड़े इलाके में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया। फिलहाल जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाके में बादल छाए रहेंगे, जिसके चलते कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने गरज चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। साथ ही लोगों से अपील की है कि वो सुरक्षित जगहों पर रहें और जर्जर मकानों में न रहें। जहां देश के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं कश्मीर के लोग ठंड के कारण अभी भी गर्मी पाने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं। हालांकि ताजा बर्फबारी ने एक बेहद खूबसूरत नजारा बना दिया है, जिसका पर्यटक खूब आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों की ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लग रही, लेकिन बर्फबारी से स्थानीय निवासियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जहां पूरा देश गर्मी से झुलस रहा है, 45 डिग्री जो है कई सारे बाहर के राज्यों में जो है तापमान रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन वहीं अगर कश्मीर घाटी की बात अगर करेंगे तो कल जो है पारा 11 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क उठा और फिर से एक बार कश्मीर घाटी में लोगों ने अलाव का सहारा लिया, गर्म कपड़ों का सहारा लिया। कल से लगातार हमने देखा मौसम में जो है भारी तब्दीली देखने को मिली, जिसमें पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है और वही मैदानी इलाकों में लगातार बारिशें जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा बारिशों से तो पर्यटकों या बर्फबारी से पर्यटक जो है लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं, जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन कश्मीर घाटी में है। और उसके साथ साथ अगर आम लोगों की बात करेंगे तो उनके लिए काफ़ी चिंताएं जो है वो खड़ी होकर रह गई। जहां मौसम मई के महीने में 11 डिग्री सेल्सियस पे लुढ़क गया और वहीं कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए चिंताएं जो है आए दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 48 घंटों में फिर से एक बार पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इंडिया डेली के लिए नासिर खान, श्रीनगर। लखनऊ में आज आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। चारों तरफ एक ही गूंज, जय बजरंगबली। बड़े मंगल को लेकर राजधानी लखनऊ के हर कोने में भंडारों की धूम है। मंदिरों से लेकर सड़कों तक सेवा और श्रद्धा का अनोखा संगम देखने को मिला।
इस खास मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी भव्य भंडारे का आयोजन किया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर ब्रजेश पाठक समेत कई बड़े राजनीतिक चेहरे भी मौजूद रहे। ज्येष्ठ मास के प्रथम बड़े मंगल पर उत्तर प्रदेश की राजधानी पूरी तरह से श्रद्धा, भक्ति और सेवा के रंग में सराबोर नजर आई। तड़के से ही शहर का कोना कोना जय श्री राम और बजरंग बली के जय के उद्घोष से गुंजायमान था। राजधानी में सेवा भाव का नजारा तब और भव्य हो गया जब डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आयोजित भंडारे में प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंच गए। दोनों नेताओं ने खुद अपने हाथों से श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया और बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। कहते ये हैं कि नवाबों के समय या उसके पहले भी इस प्रकार का प्रचलन था। जहाँ बंदरिया बाग है वहाँ नवाब आशरफुद्दौला की जो बेगम थी, उनसे किसी कारण से एक जो बंदर था उसकी मृत्यु हो गई थी। तो बाद में उनको स्वप्न आया कि उनके कोई बच्चा नहीं होता था कि बंदर को गुड़धानी दो तो आपको आपका परिवार बढ़ेगा, समृद्धि आएगी। उन्होंने बंदर को गुड़धानी देना शुरू किया। वो जगह बंदरिया बाग कहलाई और बाद में उनको संतान भी हुई, समृद्धि भी आई। लेकिन इसके बाद अलग अलग समय पर लगने लगा और एक ऐसा समय आया कि जब जो है ये बजरंगबली हनुमान जी को अयोध्या से लेकर लोग आए तो हाथी यहीं पर बैठ गया जहाँ अलीगंज का मंदिर है। फिर गुड़धानी का जो प्रचलन था वो भंडारे के रूप में हुआ, बाद में बढ़ता। उस शुरुआत के दौर में मेरे पिताजी केदारनाथ शर्मा पादाजी ने शुरुआत किया था अलीगंज के पुराने मंदिर के सामने, और बाद में बढ़ता गया और एक समय ऐसा आया कि आज हर घर पे होता है और लखनऊ में कोई भूखा न रहे, इस प्रकार की आवृत्ति। शहर के सभी प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया। आमतौर पर ज्येष्ठ माह में 4 से 5 बड़े मंगल पड़ते हैं, लेकिन 2026 में अधिक मास के कारण कुल 8 बड़े मंगल पड़ रहे हैं। ये दुर्लभ संयोग लगभग 19 साल के बाद बना है। मंदिरों के कपाट आधी रात के बाद ही खोल दिए गए, जिसके बाद से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भक्तों के लिए कतारबद्ध व्यवस्था की गई ताकि दर्शन सुचारू रूप से हो सके। अलीगंज के पुराने हनुमान मंदिर में लेटकर परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई। तो वहीं हनुमान सेतु मंदिर, पक्का पुल स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर सहित सभी प्रमुख मंदिरों में विशेष श्रृंगार और पूजा अर्चना की गई। आलमबाग के मौनी बाबा मंदिर और त्रिमूर्ति हनुमान मंदिर में भी सुंदरकांड पाठ और भंडारे का आयोजन किया गया। भक्तों के लिए जगह जगह प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी थी, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। लखनऊ में बड़े मंगल का ये पर्व एक बार फिर आस्था और सेवा की मिसाल बनकर सामने आया, जहां हर वर्ग एक साथ बजरंगबली की भक्ति में लीन था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी के साथ फाइनल रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली के आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव।